2.1.4 समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। आइए देखते हैं समुद्र तटीय मैदान क्या है और द्वीप समूह। समुद्र, आप जानते ही होगी, जहां समुद्र जो जमीन से मिलता है वे तट कहलाते हैं। जहां एक तरफ विशाल जो समुद्र है तो दूसरी तरफ रेत का मैदान रहता है। कहीं तो ऐसा भी होता है कि पहाड़ी क्षेत्र भी रहते हैं, जहां समुद्र की लहरें जो है पहाड़ या चट्टानों से करती है, टकराते रहती हैं। और अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण समुद्र तटीय जो है पर्यटकों के लिए आकर्षक केंद्र भी है, जिसे देखने के लिए पर्यटक आते हैं। प्रायद्वीपीय पठार को दोनों ओर सागर के जो तट हैं वह सक्रिय मैदान में स्थित है और इसे समुद्र तटीय मैदान भी कहते हैं। स्वाभाविक है कि समुद्र तटीय मैदान दो भागों में विभाजित है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। सामान्य रूप से समुद्र तटीय मैदान का जो निर्माण है वह निम्न प्रक्रियाओं द्वारा होता है, जिसमें भूगर्भीय शक्तियों और हलचलों के कारण जो तटीय स्थल है वह समुद्र में डूबना, जिसे निमज्जन कहते हैं, और इसके विपरीत सागर के भीतर में नए स्थल का भी निर्माण होना, जिसे उन्नत कहते हैं। अगला है, लंबे समय तक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से भी मैदान का निर्माण हुआ था और समुद्र के जल जो स्तर है वह हमेशा बदलते रहते हैं। इस तरीके से हम पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों की विशेषताओं का वर्णन कर सकते थे। आइए देखते हैं, पहला पॉइंट है पश्चिमी तटीय मैदान। यह क्या है? यह मैदान का जो है अरब सागर एवं पश्चिमी घाट की जो मध्य स्थित है और इसी मैदान की उत्पत्ति भी जमीन की जो धंसने की क्रिया होती है, जिससे निमज्जन भी हुई है। यह कालांतर में इसे डूबे भाग के जो अवसादों के जमाव से यह अस्तित्व में आया, जिससे इस मैदान का निर्माण भी हुआ था। इसलिए यह एक सक्रिय पट्टी के रूप में दिखाई देती है, जिसकी जो औसत चौड़ाई है मात्र 64 किलोमीटर है, जो पूर्व के पश्चिम की ओर फैला हुआ है। दूसरा आता है पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय का मैदान जो है पूर्वी घाट एवं बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। इसका विस्तार जो है उत्तर से गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के जो डेल्टा से दक्षिण और कुमारी अंतरीप तक फैली हुई है और इसकी उत्पत्ति जमीन के ऊपर जो उठने वाली क्रिया जो है उन्मज्जन से हुई है। इसलिए इस पर प्रायद्वीपीय से जो बहने वाली बड़ी नदियां के अवसाद की जमाव के कारण ही हुई थी। इस कारण मैदान का जो ढाल है वह मंद धीमी गति से बहती है और इस मैदान की औसत ऊंचाई लगभग 160 किलोमीटर है, जो 480 किलोमीटर तक फैली हुई है। नदियों के मुहाने पर भी लंबे चौड़े एवं डेल्टा का भी निर्माण करती है। इनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी प्रमुख रूप से डेल्टा बनाती है। अगला आता है तटीय मैदान का आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्व। जो समुद्र के तटीय मैदान पर ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि संपूर्ण मैदान जो है उस क्षेत्र के अंतर्गत उपजाऊ मिट्टी अत्यधिक पाई जाती है। मैदान में चौड़े भाग में चावल, गन्ना, नारियल की खेती अधिक की जाती है, जिससे उस क्षेत्र के उपजाऊपन को और बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ उन तटों पर नारियल, सुपारी, रबड़, केले, गरम मसाले की खेती भी की जाती है, जिससे पहाड़ी ढलानों पर काजू, कॉफी, चाय व गरम मसालों के बगीचे भी लगाए गए हैं, जो इस क्षेत्र में अत्यधिक कार्य किया जाता है। बड़े पैमाने पर नमक तैयार भी कार्य किए जाते हैं तथा इस क्षेत्र में मछली पकड़ने का कार्य भी किया जाता है, जो बड़े पैमाने पर मछुआरों द्वारा किया जाता है। यहाँ जो नदियाँ हैं समुद्र से मिलती हैं और यहाँ मीठे पानी एवं खारे पानी में
मिलने वाली जो दोनों प्रकार की मछलियाँ यह अधिक मात्रा में मिलती हैं। मछली पकड़ने के साथ साथ इस क्षेत्र में अनेक मछुआरे कार्य भी करते हैं। मछली को सुखाकर डिब्बे में बंद कर मछली को तेल में निकालना आदि व्यवसाय भी किया जाता है, जिससे उन्हें यह आर्थिक स्थिति में सहयोग हो सके। व्यापारिक दृष्टि से भी ये मैदानी क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के सभी जो बड़े बंदरगाह हैं, मुंबई, कोच्चि, मार्गा, गोवा, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, विशाखापट्टनम आदि तटीय मैदान जो है इसी क्षेत्र के अंतर्गत स्थित हैं। इन्हीं बंदरगाहों के माध्यम से देश का अधिकांश विदेशी व्यापार भी किया जाता है। और ये मैदान जो ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक केंद्र भी मानते हैं, क्योंकि प्रसिद्ध जो मंदिर रामेश्वर, कन्याकुमारी, कांचीपुरम, यह मंदिर इस क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। दोनों तटों के सहारे भी बाहर से आने वाले जो अरबी, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी व्यापारियों ने यहाँ भी अपना व्यापारिक कोठियां बनवाई थी। समुद्र किनारे का जीवन, आइए देखते हैं कि इनका किस प्रकार जीवन यापन किया जाता था। समुद्र के किनार बसे होने के कारण यहाँ के लोग मछली पकड़ते हैं। अत्यधिक उनका कार्य जो रहता है मछली पकड़ने का कार्य रहता है। यहाँ मछली के अलावा जो है समुद्र से प्राप्त अन्य जीव जैसे सीप, घोंघा आदि भी पकड़े जाते हैं। लेकिन यहाँ नारियल के पेड़ भी बहुत अधिक होते हैं, जिसके हर हिस्से का उपयोग किसी न किसी रूप में किया जाता है। इस क्षेत्र के लोग यहाँ नारियल के तेल से क्या करते हैं, खाना पकाते हैं। साथ ही साथ नारियल की छाल से रस्सी बनाने का काम किया जाता है। पेड़ के तने का उपयोग है लोग झोपड़ी और भवन निर्माण में करते हैं। लेकिन कुछ परिवर्तन होने के कारण अब सभी के घर जो हैं पक्के बन गए हैं। पहले इन तनों का उपयोग कर घर खपरेल की सहारे से वह अपना झोपड़ी का निर्माण करते थे। लोग मछली पकड़ने के अलावा जो है धान की खेती भी करते हैं। यहाँ सब्जियाँ जैसे कद्दू है और तरबूज आदि फल भी उगाए जाते हैं, जिन्हें गांव के स्थानीय बाजारों में बेचा जाता है। और यहाँ केले भी बहुत अधिक उगाए जाते हैं और लोग केले के पत्तों पर ही भोजन पकाते हैं। लोग गाय, भैंस और बकरी भी पालते हैं। अक्सर यह देखा जाता है जनवरी फरवरी के महीने में समुद्र में मछलियाँ बहुत कम मिलती हैं, जिससे इन्हें निश्चित ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी निश्चित ही नहीं मिल पाते। दिन भर मेहनत परिश्रम करने के बाद भी उन्हें मछलियाँ नहीं मिल पाती। यह स्थिति अप्रैल तक रहती है। और इन महीनों में जैसे जो मजदूर रहते हैं, छोटे मछुआरे हैं, को बहुत अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। और घर का कामकाज चलाने के लिए व्यापारियों से क्या करना है, उनको उधार लेना पड़ जाता है। मई जून से सितंबर तक समुद्र में खूब सारी मछलियाँ मिलती हैं। तब वे अपना कार्य जो करके उस कर्ज को उतारने की कोशिश भी करते हैं। आइए देखते हैं बड़े और छोटे मछुआरे में किस प्रकार तुलनाएं की जाती हैं। जैसे जिस प्रकार किसानों में छोटे, मध्यम, बड़े किसान और मजदूर होते हैं, उसी तरह मछुआरे भी होते हैं, जिसमें मजदूर के पास नाव व जाल नहीं होते। वे दूसरों के नावों में मजदूरी करते हैं। जैसे भारत में आधे से अधिक मछुआरे इसी तरह क्या करते हैं, मजदूरी कर अपने आर्थिक स्थिति को सुधारते हैं। जो बड़े मछुआरे हैं उनके पास कई नावें और अनेक तरह के जाल उपलब्ध होते हैं। इन्हें चलाने के लिए या खींचने के लिए लगभग 50 से 60 मजदूर लग जाते हैं काम करने के लिए, जो मछलियों को पकड़ी जाती है और उन्हें आधे से भी अधिक संख्याओं में उपलब्ध होनी चाहिए। और बाकी वे मजदूर इनमें क्या कर देते हैं, बांट लेते हैं और वह
इस जाल की सहायता से मछली पकड़ लेते हैं। ऐसा ही एक बड़ा मछुआरा एंटोनी के पास जब शुरू हुई थी तब, जिसमें कट्टुमरम नावें और विभिन्न तरह के जाल थे, जिसमें 50 से 60 मजदूर उनकी नावों में काम करते थे और इनमें उन्हें अधिकतर मजदूरी से एंटोनी ने उधार ले रखा था और इस प्रकार कम मजदूरी पर उन्हें यहाँ काम करना पड़ता था और वह धीरे धीरे एंटोनी के पास काफ़ी पैसे जमा होते गए थे। मशीन युक्त नाव एवं ट्रॉलर। जैसे आज से लगभग पहले 40 वर्ष पूर्व हम बात करें तो मछली पकड़ने के लिए मशीन युक्त ट्रॉलर नहीं था, लेकिन इन्हें खरीदना चाहते थे। उन्हें सरकार से लोन लेना पड़ता था, जिससे उन्हें कर्ज के रूप में दिया जाता था। कुल मिलाकर नाव और नए जालों की कीमत लगभग 2 लाख रुपए हुई थी। एंटोनी ने 1 लाख रुपए खर्च किए और बाकी लोन वे मशीन युक्त नाव से खरीदे, जिससे वह अत्यधिक मछलियों पकड़ने लगे और वह मजदूरों के माध्यम से अत्यधिक धन कमाने लगा। समुद्र में मछलियाँ कम क्यों हो गई? तो समुद्र में मछलियाँ कम होने के तो प्रमुख कारण हैं, जिसमें पहला आता है प्रदूषण। भारत के तटीय प्रदेश में बड़े बड़े कारखाने लग गए और इन्हीं कारखानों में अनेक विषैले रसायन का उपयोग किया जाता था और उन्हें गंदे पानी के साथ क्या करते हैं, समुद्र में बहा दिया जाता था। और इन्हीं विषैली रसायनों समुद्र में मछलियाँ कम क्यों हो गई हैं? तो इनके प्रमुख कारण हैं, जिसमें पहला आता है प्रदूषण। भारत के तटीय प्रदेश में बड़े बड़े कारखाने स्थापित हो चुके हैं और कारखानों से जो निकलने वाली विषैली रासायनिक का उपयोग करने से कई तरह के प्रदूषण उत्पन्न हो रहे हैं। वह गंदे पानी के साथ क्या करते हैं, समुद्र में बहा दिया जाता है, जिससे यह विषैली रासायनिक समुद्र के पानी को भी प्रदूषित कर रहे हैं और इसमें घुल जाते हैं और इससे मछलियां मर जाती हैं। दूसरा कारण है मीठे पानी की कमी, क्योंकि सागर का पानी जो है बहुत अत्यधिक खारा रहता है, मगर ज़मीन से जो नदियाँ द्वारा जो पानी समुद्र तक पहुँचता है वह मीठा होता है, लेकिन नदियों के पानी के साथ जो सड़ी वनस्पति भी बहाकर समुद्र में लाई जाती है और इस पानी में अनेक पोषक तत्वों के कई तरह के पौधे उगते हैं, जिसे प्लैंकटन कहते हैं और इन्हीं प्लैंकटनों पर मछलियाँ क्या करती हैं, पलती हैं। पिछले 40 वर्षों में दक्कन के पठार में जो बहने वाली नदियाँ हैं पर जगह जगह बांध बनाए गए और इन बांधों के कारण ही नदियों का पानी बहुत कम समुद्र तक पहुंच पाया और नदियों में से बहकर आने वाली सड़े गले जो पौधे भी बहुत कम हो गई और इससे समुद्र की मछलियां पर भी इसका प्रभाव पड़ा। द्वीप समूह। भारत की बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कई द्वीप समूह स्थित हैं। इसमें 2 बड़े द्वीप शामिल किए गए। पहला आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है लक्षद्वीप समूह। पहला पॉइंट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के जो उत्तर से दक्षिण तक लंबाई में फैली हुई है। अंडमान द्वीप में उत्तरी अंडमान, मध्यवर्ती अंडमान और दक्षिणी अंडमान के छोटे अंडमान द्वीप आते हैं। निकोबार द्वीप समूह जो है उत्तरी भाग को कार निकोबार और दक्षिणी भाग से ग्रेट निकोबार कहते हैं। इसके अतिरिक्त कई छोटे भी द्वीप समूह पाए जाते हैं। मानचित्र 1 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखाई दे रहा है। आइए इसको देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सागर में डूबे हुए पर्वतों की जो ऊपरी चोटी है और इसका जो तट का जो किनारा है वह फटा रहता है, कटा फटा या संबंधित यहाँ की ज़मीनें हैं
बराबर नहीं होती। कहीं छोटे मैदान होते हैं, तो कहीं पहाड़ होते हैं, तो कभी पठार भी मिल जाते हैं। कुछ द्वीप के किनारे क्या होते हैं, कोरल अधिकता अधिक होती है। कहीं भूमि गुफाएं होती हैं। अनेक भूमिगत गुफाएं के लिए भी प्रसिद्ध मानी जाती हैं। यहाँ भौगोलिक स्थलाकृतियों में स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट का स्तंभ दिखाई देता है। यहाँ तो पहुँचने के लिए हमें जलयान की आवश्यकता पड़ती है। और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसके समुद्र तट जो है बहुत ही सुंदर, पर्यटकों के लिए मनमोहक भी माना जाता है। यहाँ प्रसिद्ध सेल्यूलर जेल है, जहाँ अंग्रेज भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को काले पानी की सजा, देश निकाले की सजा भी दिया गया था। वर्तमान में यह जेल राष्ट्रीय स्मारक के रूप में माना जाता है। दूसरा आता है लक्षद्वीप। मानचित्र में लक्षद्वीप की स्थिति, लक्षद्वीप दिखाई दे रही होगी। यह द्वीप समूह जो अरब में दक्षिण की ओर, मालाबार तट, केरल में के पश्चिम की ओर फैला है और इसका कुल क्षेत्र जो है 32 वर्ग किलोमीटर है। और सन 1973 के पहले इस द्वीप समूह को लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में इसे हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। यहाँ लगभग 36 द्वीप थे, जिनमें यह लक्षद्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। और लक्षद्वीप का समूह पर्वत के अंश है, जिस पर लंबे समय तक प्रवालों की स्थिर पंजरों का जमाव रखा था। और इसी भाग में रेत, बंजरी, गोलाशम, शैवाल आदि का भी जमाव हुआ, हजारों लाखों साल तक रहा और इसमें द्वीप का निर्माण हुआ था। वैज्ञानिकों का मानना यह भी था कि द्वीप जो समूह है अरावली पर्वत का ही अवशेष है और इस द्वीप समूह की राजधानी कवरत्ती है।